ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? ये सबसे पहले काइंडली जरा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा था उस दिन शाकिर वाला, वो काइंडली जरा कंप्लीट करवा देना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा था रिवाइज कर लीजिएगा फॉरवर्ड, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें अब रहेगी इसी फिगर में कोई मसला। ये दरवाजा बेटा बंद कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त हो रहा है शाकिर, इसके डेफर्ड टैक्स की मैंने डिस्कशन स्टार्ट की थी, मैं जरा कंप्लीट कर दूंगा। अब उससे मैंने एक दो बातें जरा बीच में छोड़ दी थी, सीधा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया था। आप लोग जरा सारा करवा दें। ग्रेजुएटी समझ आ गया था? ग्रेजुएटी के बाद अगला क्या लीज वाले पॉइंट में जरा बता दें क्या क्या उठाएंगे यहाँ से। पॉइंट नंबर 3 में से लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बता दें। लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट 1 मिलियन, ठीक है? ये 1.8 नहीं है, 1.2 है। और राइट ऑफ यूज एसेट, एसेट्स अंडर लीज 1.8 है। ओके, टैक्स बेसिस कर लेते हैं बाद में। ओन्ड एसेट्स पे है, ओन्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 16.7 और 13.85 टैक्स बेस भी है। लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस बता दें। क्यों जीरो? हमेशा जीरो? वाई? नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एसेट एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है? लेकिन क्या डिफरेंस जो है ये टेम्परेरी ही है या परमानेंट है? वन, चलो डिफरेंसेस की बात बाद में करते हैं। ओन्ड एसेट्स में डिफरेंस बता दो। 2.85। देन सर इसके बाद जरा पॉइंट नंबर 5 तक दोबारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दोनों हाथ खाली हैं, दबा के रखने मुझे सही तरह दबा के। पॉइंट नंबर 5 काइंडली गौर से जरा दोबारा पढ़ना, मैं इस वर्क इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कहते हैं किसे? इसे तो नहीं कहते। अगर कोई नॉन करंट एसेट बन रहा है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। नॉन करंट एसेट बन रहा है, बिल्डिंग की एग्जांपल रख लिया करें, बात जरा सही तरह क्लियर रखने की। क्या टैक्स वाले बिल्डिंग मानते ही नहीं है? बिल्डिंग मानते, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं मानते। अब देखिए जरा पॉइंट नंबर 5 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं बताएगा कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अदरवाइज कॉस्ट कितनी है। तो सिर्फ क्या बताएगा कि 2.3 मिलियन कैपिटलाइज हो। अदरवाइज कॉस्ट जितनी भी है वो अकाउंटिंग में भी है और टैक्स में भी है। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लें, चंद पेजेस पीछे है। पेज नंबर 72 के स्टार्ट पे जब बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन आई थी तो वहां मैंने 5 लाख लिखा था आमने सामने बिफोर 20,000। ये क्या था? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख का खर्चा हुआ है तो वो अकाउंटिंग में भी हुआ है टैक्स में भी हुआ है, तो वो 5 लाख की फर्क की वजह से फर्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ किसकी वजह से है? कैपिटलाइजेशन की वजह से। लेकिन उस बोरिंग कॉस्ट के अकाउंटिंग में कैपिटलाइज करने से और टैक्स में कैपिटलाइज ना करने से आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और टैक्स बेस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए
शायद एग्जामिनर ने 0.5 में हमें बताया ही वो है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो क्या मैं फाइनली कह सकता हूँ कि जो भी कॉस्ट होगी उसमें 2.3 मिलियन हमने कैपिटलाइज किया होगा और सभी किया होगा सर, टैक्स वालों ने नहीं किया होगा, कैपिटलाइज नहीं किया होगा। जो भी उन्होंने किया होगा, देखिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जितने आपके वर्ड्स मिनिमम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मसलन अगर आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपके वर्ड्स ये होने चाहिए कि क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, नहीं है तो नहीं है। उस वक्त एसेट और लायबिलिटी वर्ड बोल के आप अपने आप को कंफ्यूज करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आने चाहिए कि क्या हमारा एक्सपेंस है, क्या उनका है, क्या हमारी इनकम है, क्या उनकी है। बस ये वर्ड्स कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बनाते हुए क्या जहन में आ जाए तो सबसे बेस्ट है। क्या हमारा एसेट है, क्या उनका है, क्या हमारी लायबिलिटी है या उनकी है। हमारी है कैरिंग अमाउंट है, उनकी है टैक्स बेस है, नहीं है फिर जो भी है लायबिलिटी नहीं है, एसेट नहीं है, कहानी खत्म है। हाँ आखिरी चीज पर क्या रह जाती है कि क्या डिफरेंस टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर टेम्परेरी है बात खत्म होगी, आने दें। परमानेंट है उसको रोकना है। तो प्लीज मेरे वर्ड दोबारा एक दफा सुने। क्या हमने कैपिटलाइज किया है, कैरिंग अमाउंट है, क्या उन्होंने कैपिटलाइज किया है। अब इस वक्त अगर अब इससे कंपनी उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो खुदा ना खासा यही ना लिखना, यहाँ एक्सपेंस आना ही नहीं है। उन्होंने क्या नहीं किया है तो देयरफॉर क्या नहीं है, टैक्स बेस नहीं है। क्या डिफरेंस है। अब आखिरी हमारा काम क्या रह गया, इस डिफरेंस को जरा चेक कर लेना कि कहीं ये डिफरेंस परमानेंट ना हो। अगर कौन सा है फिर तो कोई इशू नहीं है, और अगर कौन सा है तो इशू है। टेम्परेरी या परमानेंट का डिसीजन लेना। तो ये मैं क्लास के दौरान में बात कर रहा था, मैं चाह रहा हूँ दोबारा एक बार रिपीट हो जाए। टेम्परेरी परमानेंट का मीनिंग ये होता है कि एक अमाउंट को हम भी इनकम बनाएंगे, बना लिया है बनाएंगे, और टैक्स वाले भी या बना लेंगे या बना ली है या बना लेंगे। तो आए जरा गौर करते हैं। इस 2.3 मिलियन को टैक्स वालों ने एक्सपेंस बना लिया और सर जी बना लिया है। कब बना लेंगे, नहीं बना नहीं लेंगे, बना ही लिया। तो मेरा सवाल ये उन्होंने बना लिया। आखिरी सवाल ये रह गया, क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है। नहीं बनाया तो नहीं है, लेकिन क्या कभी भी नहीं बनाएंगे। अब ये कब बनाएंगे ये थोड़ा सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा शायद नाम वो नहीं होगा जो उन्होंने रखा होगा। हमने ये 2.3 मिलियन कैपिटलाइज कर लिया। कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लिया। जब भी कभी एसेट कंप्लीट होगा, ये मैंने सेंटेंस में बोला कि जब भी कभी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि फिलहाल ये वर्क इन प्रोसेस है और जब तक एसेट वर्क इन प्रोसेस में इसे डेप्रिशिएट नहीं होगा। लेकिन जब भी ये कभी एसेट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्या जो अमाउंट हम अपनी कॉस्ट के तौर पे लेंगे उसमें बाकी खर्चों के साथ साथ बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइज्ड अमाउंट भी शामिल होगी। तो क्या उस वक्त फिर ये अमाउंट भी जो हमने कैपिटलाइज की है हमारी डेप्रिसिएशन के तौर पे एक्सपेंस आउट हो जाएगी। नाम का फर्क जरूर है, उन्होंने किस नाम से अलाउ कर दिया है, हम किस नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस और उनके एक्सपेंसेस अल्टीमेटली बराबर होते हैं। तो व्हाई इट इज परमानेंट इज नॉट, सॉरी व्हाई इट इज नॉट परमानेंट इज इन टेम्परेरी डिफरेंस। हम फ्यूचर में डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमने भी एक्सपेंस बनाई जाना। वक्ती तौर पे क्या हुआ, हमने कैपिटलाइज कर लिया, उन्होंने एक्सपेंस आउट कर लिया, लेकिन हमारा भी एक्सपेंस फ्यूचर में उनके रिकॉर्ड हो जाना है, इसलिए ये टेम्परेरी डिफरेंस है। लेकिन अब फिर एक अगला सवाल, ये टेम्परेरी तक ओके। अब आप ये बताइए एसेट बनता है लायबिलिटी बनती है, इस पे फाइनली टीटीडी है या डीटीडी है। ये डिफरेंस अगर आ गया है टेम्परेरी है, फिर टेम्परेरी डिफरेंसेस भी दो तरह के होते हैं, या टैक्सेबल होंगे या डिडक्टेबल होंगे। टैक्सेबल कौन से होते हैं, इनमें डेफिनेट लायबिलिटी होती है, और डिडक्टेबल कौन से होते हैं। आप बताएं डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है। टेम्परेरी डिफरेंस है, टी डी तो है, डी है या टी है, टी टी डी है या डी टी डी है। आप ये बता दें एसेट बनना है लायबिलिटी बनना है। एसेट बनना। What will be future tax depreciation? Zero. What will be future accounting depreciation? 2.3. इस डिफरेंस की वजह से तो क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम हो। एसेट्स को तो इसी तरह सोचते हैं,
सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स को हम कैसे सोचते हैं, जरा ओन्ड एसेट्स पे चले जाओ। ओन्ड एसेट्स 13.85 is reflecting future tax depreciation and 16.7 is reflecting future accounting depreciation. कहाँ डेप्रिसिएशन कम होगी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, डेप्रिसिएशन कम होने से टैक्स की टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बनेगी, टैक्स ज्यादा बनेगा। तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल नीचे क्या इस 2.3 ने अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन बनना है, कहाँ नहीं बनना, तो टैक्स की फ्यूचर की डेप्रिसिएशन इसके मुताबिक कम हो, टैक्सेबल प्रॉफिट्स तो ज्यादा होंगे। कौन सा डिफरेंस है, टीटीडी है, टीटीडी है, ठीक। बाकी रट्टा अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह रट्टा ठीक है, लेकिन रट्टा ठीक तब तक है जब तक परमानेंट डिफरेंस ना हो, और अगर परमानेंट डिफरेंस है तो फिर वो आने नहीं देंगे। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट वैसे ज्यादा है, लेकिन आई होप लॉजिकली भी क्लियर। ऊपर बता दें जी लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट क्या क्या बनना है, तो ये तो बता दें यार, टीटीडी लीज लायबिलिटी, टीटीडी है डीटीडी। अच्छा इसको मेरे ख्याल कंफ्यूज ही ना कहीं करते हैं, एसेट बनना है लायबिलिटी बननी नहीं बननी, कर दी है हमने। लीज लायबिलिटी के डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है, तो एसेट किस पे बनता है, और 1.8 पे टैक्सेबल क्यों है, ये लायबिलिटी बननी है डेफर्ड टैक्स की, तो टैक्सेबल, मेरा ख्याल यही ठीक है। ये ओके अभी प्लीज, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सोचा होगा करने का दोबारा, बल्कि पिछले दिनों की बहस के बाद आई थिंक कैपिटल वर्किंग प्रोसेस ही रह गया था, बाकी तो चीजें लेकिन एक काम जरा मेरे साथ फिर करें, जरा यहाँ तक नेट कीजिएगा, कैलकुलेटर रहेगा, अब छोड़ दें जो आपने किया, एक मिनट भूल जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर, ये सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे कुछ है, माजरत है, क्लियर है यार। मैं आजकल रिटर्न अपॉलॉजीज भी लिखना चाह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह जाते जाते जरूर आपको अपॉलोजाइज करके जाऊंगा कि मैंने आपसे क्यों पूछा, लेकिन अब मुझे एक अजीब सी आदत पड़ी हुई, माजरत चाहता हूँ, तंग मैंने किया, या अल्लाह मुझे बचाए कि मैं और तंग कर सकूं। जी फ्रेंड, व्हाट इज द नेट आंसर, व्हाट इज 4.25, 4.25, ये नेट करके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा इस तरह करें, मेरा ख्याल है बोलते हुए पूरे लफ्ज ही बोल रहे हैं यार, ये टीटी डीटी कहीं मुझे नहीं मिला, बोलते हुए पूरा ठीक है अगर लिख रहे हैं तो, लेकिन एक नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 95% इज इक्वल टू ये है 1.49 किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे परेशान ना हो जाइएगा कहीं 75 लिखना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग, जी डियर क्वेश्चन देखिए, लास्ट पॉइंट हमने, मेरा ख्याल है कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए सर, ये तो देख लें यार, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं है ये भी, व्हाट इज ब्रॉट डाउन, व्हाट इज ब्रॉट डाउन 1.55, व्हाट इज कैरी डाउन 1.4875, डिफरेंस लें 0.9375, एंट्री बोले, तो दिस इज द आंसर जो हमें अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मिला है। जी किसी की कोई कंफ्यूजन फाइनली, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंफ्यूजन, लेकिन अगर नहीं है तो बता दो, अपडेट था बस। सर टैक्स वाले ना अकाउंटिंग नहीं मानते, आपको पता,
देन सर ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो चीज मैं पूछना चाह रहा था वो आपने तो नहीं पूछी, लेकिन एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने उस तरफ जरा ध्यान करवाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन जरा अपने सामने क्वेश्चन रखे हुए मैंने कुछ इसमें भी एक्स्ट्रा एक दो बातें कर। उसमें उसने कोई एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगे, कोई रिकंसिलिएशन नहीं मांगी, लेकिन मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशंस करने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा सुनाना चाहूँ, इनमें सब बनाइए। और दोबारा करने गेम फुल ऑन महसूस कीजिएगा। जी करनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्पीड अप हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15.8। ये लिख के जरा अपना करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का आंसर है। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का जो आंसर है वो ढूंढ के जरा लिखें। नहीं, करंट टैक्स का आंसर बताएं। अच्छा एग्जैक्टली जरा बता दें, क्योंकि मैंने एक आपको चीज बतानी है, फिर आपने कहना नहीं पॉइंट्स में रिकंसाइल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है जरा कैलकुलेटर पकड़िए, 14.65 था टैक्सेबल प्रॉफिट। इसको जरा 30% से मल्टीप्लाई कीजिए 35 राउंड ऑफ किए बगैर बताइए। 5.1275 आपने बिल्कुल सही राउंड ऑफ किया है 1.3 पे। मैंने जरा आपको एक चीज रिकंसाइल करवानी है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो 0.25 का अपना डिफरेंस रह जाएगा, तो इसलिए काइंडली यही अगर लिख लें। ये सही आपने राउंड ऑफ कर दी है। मैं जरा राउंडिंग ऑफ के खौफ से बाहर निकलना चाहता हूँ। डेफर्ड टैक्स ढूंढे जरा। जी मिस्टर सलमान, डेफर्ड टैक्स जाने दें यार। 1.487 भाई यार तो गाट ली यार। लगता है संडे के साथ फिर वही हुआ जो पिछले संडे के साथ हुआ। फॉर द ईयर आना है या सीडी आना है, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हम क्यों बताएं। टोटल बताइए। क्लास में से कोई एक बंदा कर ले और उसका नाम होना चाहिए जवाब, सबकी तरफ हो जाएगा। 6.065। 9.9375 के साथ मैंने ब्रैकेट लगाई है, सही किया मैंने? क्यों लगाई है? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.735। हमने कल सैटरडे फ्राइडे को हॉबिट लिमिटेड में बहुत सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने की कोशिश की। लेट्स ट्राई कि शायद आपको देख लो। एक टैक्स एक्सपेंस का रूल पढ़ा था हमने वहां पर। क्या पढ़ा था सर? अगर किससे मल्टीप्लाई किसको किया जाए तो क्या आता है? लेकिन ये रूल कब तक एप्लीकेबल रहता है? अगर परमानेंट डिफरेंसेस ना हो और रेट चेंज ना हो। रेट चेंज की इंशाल्लाह डिस्कशन अभी आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल परमानेंट डिफरेंस क्या इस सवाल में है? ढूंढेगा जरा सवाल। फुल कंसंट्रेट। सारे डिफरेंसेस परमानेंट है, सिर्फ कौन सा डिफरेंस परमानेंट है? परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जम्प्ट इनकम्स एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में कुछ चीज यहाँ है। सिर्फ पॉइंट 1 में पेनल्टी, पेनल्टी की अमाउंट कितनी है?
पेनल्टी की अमाउंट कितनी है? $15.8 मिलियन लिखे कैलकुलेटर पे। 15.8 मिलियन का नाम बताएं, इसको 30% से मल्टीप्लाई करें। 4.74 क्या है? अपनी जुबानी से लेकर लिखे, जो करना होगा कर लेंगे। ये तो टी बनाए, रिकंसिलिएशन बनाए थे हमारा, क्या उठाया हमने, उसका 35% में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या चीज आई? एक्सपेक्टेड टैक्स आई। जो भी आया, अब जो भी है, सॉरी जो भी नहीं है मेरे ही 35% तो 5.53 क्या है? एक्सपेक्टेड टैक्स। एक नजर पिछले पेज पे चले जाए जहां प्रॉफिट वाली रिकंसिलिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट वाली रिकंसिलिएशन। ये 5.53 वो आया जो वहां 152 300 आया या 400 जो भी आया, एक्सपेक्टेड टैक्स आ गया। अपने जहन में एक अगली हेडिंग लिखें, इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। तो आपके बिहाफ पे मैंने 5.53 अपने जहन में रख लिया। 5 पॉइंट बल्कि बोर्ड में लिख देता हूँ, ये क्या है? 5.53 एक्सपेक्टेड टैक्स, जीरो दबाए। पेनल्टी की अमाउंट क्या है? तो 0.76 इसमें एज इट इज एडजस्ट कर दे, कर दे कर दे कर दे, क्यों ना कर दे? ये टैक्स इफेक्ट है 5.53। देख लेना एक नजर, हाफ देख लो फाइनल। वहां 30,000 9,000 जो परमानेंट डिफरेंसेस उनको फिर हमने टैक्स इफेक्ट में करना है। तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 0.245। व्हाट इज 0.245? इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस कितना आया? 0.245। कैसे आया? सोच के बताएं, ढूंढ के बताएं, प्लस करूं या माइनस करूं? ऑप्शनल सवाल महसूस हो रहे हैं आप लोगों को, प्लस या माइनस? वाई प्लस फाइन है, पहले लेस हुआ। आंसर बताएं। फाइव पॉइंट व्हाट इज 5.775? आपका ख्याल? हॉबिट देखिए, हॉबिट देखिए, आपका ख्याल हॉबिट की रिकंसिलिएशन देखिए। ये एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस है, ये कहां होना चाहिए था और कहां नहीं है, बोर्ड पे देखते रहो। ये किस अमाउंट की जगह होना चाहिए था? 5.1275 की जगह होना चाहिए था, 0.9375 की जगह होना चाहिए, किसकी जगह होना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं है। कहां होना चाहिए था और कहां नहीं है? बॉक्स के टोटल के नीचे होना चाहिए था करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के, लेकिन वहां नजर नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या है? तो सर परमानेंट डिफरेंस अब एडजस्ट हो गया है, अब कौन सा परमानेंट डिफरेंस रह गया? अब वो परमानेंट डिफरेंस रह गया है जो सैटरडे को छुट्टी करने की वजह से हुआ। ये डिफरेंस ऐसा है जो अब रिजॉल्व नहीं हो सके, ये हाईली परमानेंट है। तो ये वाला जो परमानेंट डिफरेंस है फजूल छुट्टी की वजह से हुआ है, इसको रिजॉल्व करना अब इस वक्त मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, जो हजरात बैठे हैं, आई होप कि वो वाकई बैठे हैं, सैटरडे के बाद बैठे हैं, तो क्या होना चाहिए था, कहाँ नहीं, ये दोबारा बोल लूंगा। 6.065 के बेटा जगह होना चाहिए था, वहां नहीं है। परमानेंट डिफरेंस एडजस्ट हो चुके हैं। असल में बेटा मसला ये है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने ना सिर्फ कंसेशन मांगी, बड़ा देखना, ना ही एक्सट्रैक्ट्स मांगे। एग्जामिनर ने आपको ये जो ब्रॉड डाउन दिया है, ये ब्रॉड डाउन सही नहीं। इसका मतलब क्या ये हुआ कि आज से ऑनवर्ड्स जब भी हम सवाल करेंगे तो एग्जामिनर के ब्रॉड डाउन को चेक किया करेंगे? हरगिज नहीं। मैं जितनी ये बातें कर रहा हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट उसने वो पूछा ही नहीं। क्या उसे ब्रॉड डाउन सही देना चाहिए था? असूलन देना चाहिए था। लेकिन अगर आप एग्जाम इंस्ट्रक्टर में पढ़ेंगे, आप इस तरह भी करके देखो, उस तरह भी करके देखो और यूं करके बैठ जाओ, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है।
जो उसने मांगा वो आपने कर दिया, वहां बात खत्म हो गई। अब जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए है, ये कब करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बहस है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ रिकंसिलिएशन क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि ब्रॉडडाउन सही नहीं। बल्कि एक काम और करें, जरा उसी हॉबिट में जाए, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी तो डेफिड टैक्स निकल आता है। सारा मेरी ये बातें जितनी है मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग न्यूज है। यस सर, क्या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी वर्किंग हो जाती है सर? क्या तरीका होता है सर? कैलकुलेटर उठाए, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से करंट टैक्स निकलता है, डेफिड टैक्स, करंट टैक्स से डेफिड टैक्स फॉर द ईयर निकलता है, सीटी निकलता है। और तो ये निकालने का तरीका क्या होता है? 2 पॉइंट्स सुनिए। हॉबिट 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 हॉबिट, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में से परमानेंट डिफरेंसेस की एडजस्टमेंट कर दी जाए और फिर उनको टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए, तो द फिगर शुड बी इक्वल टू द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली, मोर या लेस के एंगल से। आता है कि मेरा ख्याल जो हमें डेटा चाहिए वो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बताता रहता हूँ। आप फोकस करें सिर्फ उसी लाइन को अप्लाई करना। अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएंगे 15.8 नजर आता कि अब क्या करें? इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, वहां क्या उठाया था? 5,08,000, उसमें से क्या किया था? 30,000 और 9,000 विदाउट टैक्स इफेक्ट है। यहाँ पे क्या करो? 0.7 सोच के बताएं, प्लस क्यों माइनस? सर जी प्लस या माइनस? क्यों प्लस? ये फाइन्स है पहले लेस हुए हुए। आंसर बताएं यहाँ पर। 16.5। ढूंढ के आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट परमानेंट डिफरेंसेस ये है। टैक्सेबल प्रॉफिट हमेशा कहां से मिलते हैं? करंट टैक्स की वर्किंग से। देखना चाहते हैं तो अपने रजिस्टर में देखें, लेकिन वहां तो है ही नहीं। 14.65। हर टॉपिक अच्छा भला चल रहा होता है और फिर हम छुट्टियां कर लेते। छुट्टी तो मेरा सही नहीं, छुट्टियां करते हैं और कहीं गलती से घर ना पड़ने ये भी रिस्क उठाते नहीं है। What is 16.5? It is profit before tax after adjustment of permanent differences. And where it is 14.65? कहां से हमेशा इंशाल्लाह मिलेगा? डिफरेंस है 1.85। ये सिर्फ कौन से डिफरेंसेस आए? ना 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 ना, टेम्परेरी। परमानेंट तो पहले एडजस्ट कर दिए हैं, अब सिर्फ कौन से आएंगे? ये वही 4,000 जो इधर आया है वो इधर आया है, लेकिन किसको एडजस्ट करने के बाद अगर आया है तो ये सिर्फ टेम्परेरी होगा। ये सिर्फ टेम्परेरी क्यों है? परमानेंट को तो पहले एडजस्ट कर दिया था, तो क्या परमानेंट को एडजस्ट करने के बाद भी कोई फर्क रह गया अकाउंटिंग और टैक्स में? तो फिर वो टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी डिफरेंस पे रेट लगाना है सर, लगाएं। 0.6475। ये कहाँ होना, बल्कि सॉरी इससे पहले, सॉरी ये दोनों पॉइंट्स पढ़े। 0.12 बताइए, एक्सपेंस डेबिट मिला है या क्रेडिट मिला? सारी डेबिट मिला, क्रेडिट मिला? एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट की एंट्री बोली जा सकती है। एक्सपेंस डेबिट आप बोली जाएगी, किसी की तो बोली जाती है, सीधी की नहीं बोली जाती, इसकी बोली जाती है। सर जी चेक तो करें, क्या ये फॉर द ईयर आया है? क्या ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा होने की वजह से आया है? मोर देन है या लेस देन है? ये 0.1 है या 2 है? 0.1 में एक्सपेंस मिल गया है। आखिरी लाइन देखें सवाल की, सवाल की लास्ट लाइन, क्या ऑलरेडी लाइबिलिटी बनी हुई है? क्या ऑलरेडी लाइबिलिटी बनी हुई है तो ये एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी? एक्सपेंस मिल गया है डेबिट, सवाल में लाइबिलिटी पहले बनी हुई है, इसलिए डेबिट क्रेडिट इफेक्ट उसको देंगे। डेबिट एक्सपेंस है, लाइबिलिटी क्यों क्रेडिट की मैंने? क्योंकि ऑलरेडी लाइबिलिटी बनी हुई है। ये मैं जो कुछ लिख रहा हूँ आपको मैंने नहीं लिखने देना, क्योंकि आपने अगर लिखना भी आराम से घर जाकर लिखेंगे तो मैं बाद में आपको क्लिक करूँ।
तो इसलिए लिखने पे फोकस ना रखिएगा, मैं कर क्या रहा हूँ इस पर फोकस रखिएगा। ये क्या किया मैंने, इस अप्रोच से क्या निकाला मैंने, ये अमाउंट कहाँ होनी चाहिए थी, नहीं अमाउंट बोलनी है आपने, किसकी जगह होनी चाहिए थी, ये 6.05 की जगह होनी चाहिए थी, 6.065 की जगह होनी चाहिए थी, या 0.9375 की जगह होनी चाहिए। तो ना तो बेटा हमारी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से वर्किंग मैच कर रही है और ना ही रिकंसिलिएशन मैच। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि ओपनिंग नहीं है। लेकिन ओपनिंग ठीक नहीं है ये मैं कैसे प्रूव करूं, मैं कर सकता हूं इंशाल्लाह, क्योंकि आज से ऑनवर्ड शायद आप खुद भी कर सकते हैं। क्या क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बोर्ड पे देखें, क्या क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने मुझे कैलकुलेट करवा दी है 1.47875, किस दिन खड़े होकर आपने करवा दी है, आपने 31 दिसंबर 2008 के में खड़े होकर मुझसे करवा दी। तो क्या हम कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग एक और पिछले साल के एंड पे खड़े होके पिछले साल का क्लोजिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते इस डेटाबेस पे, किस दिन वर्किंग अगर मैं कर लूं हम ओपनिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं बोलना चाह रहा डेट 2007, क्या हम हर सवाल में ऐसे किया करेंगे, अगर आप इस तरह सोचेंगे तो ये प्री मेच्योर बहस है। इस वक्त करने क्या मैं लगाऊं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने की चंद बातें करना, फिर एग्जाम में कब क्या क्या करना है अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेजोरिटी आइडिया हो गया है, ये वाला काम करना है या नहीं करना ये भी इंशाल्लाह एंड में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या करने लगा हूं, आपको समझाने के लिए किस दिन पे एक वर्किंग करने लगा हूं, लास्ट ईयर के एंड पे वर्किंग करना, और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचने पे फोकस रखें। सारा डेटा अब हम इस एंगल से पढ़ेंगे कि 2017 की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेसिस और डिफरेंसेस क्या। कोई साहब मेरे साथ इंटरेस्टेड है, प्लीज कोशिश करिएगा, सीधी वर्किंग भी हो सकती है तो व्हाई नॉट रिवर्स। अब आपने मुझे किस दिन की कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस ढूंढ के बतानी है जो हमारे लिए ओपनिंग होगा। तो मेरे साथ पूरा क्वेश्चन अब आपने एक एक करके आराम आराम से पढ़ना। पॉइंट 1 गेम पड़ गई है सर, ठंडे दिल से सोचे पॉइंट नंबर 1 पढ़ के 17 के एंड पे तो पेनल्टी के एंगल से कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस, नहीं सब कुछ आपके सामने है, जो है वो है, सच सच है, अल्लाह करे मैं भी झूठ ना बोलूं, अल्लाह मदद करे। पॉइंट नंबर 1 में को 31 दिसंबर 17 के एंगल से किसी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की बहस, 30 साल का खर्चा जो पेड भी है, वैसे भी ये परमानेंट नहीं है, तो अगर ये पेएबल होता भी तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर ही होगी। क्या फाइनली मैं कह सकता हूं इस पेनल्टी का कोई मसला डेफर्ड टैक्स की बहस में आएगी, 9 साल 9 साल 9 साल। चलो आगे, पॉइंट नंबर 2 में मुझे ग्रेजुटी का ओपनिंग ढूंढना है, सही क्या, लेकिन शायद पॉइंट नंबर 2 को अगर इकट्ठा देख लिया जाए पॉइंट नंबर 6 के साथ तो ग्रेजुटी का जो ओपनिंग बैलेंस है 2008 के एंगल से इस वक्त मैं उसी की तलाश में हूं एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रेजुटी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। एग्री है सब, तो ग्रेजुटी पेबल 2 में नहीं मिला, लेकिन किस पॉइंट में फाइनली मिला, तो क्या ग्रेजुटी पेबल 0.7 सॉरी 0.7 से पिछले साल के एंड में कैरिंग अमाउंट होगी, सही होगी सर, टैक्स बेसिस की बताएं, क्यों, नहीं नहीं सही लफ्ज बोलिएगा, नहीं मैं नहीं मानना, नहीं मैंने लफ्ज नहीं मानना, मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानना, नो, उन्होंने लायबिलिटी नहीं बनानी, क्यों नहीं बनानी ये सोचते रहे, हम टैक्स बेस ढूंढेंगे किसकी, एसेट्स लायबिलिटीज की, हम ग्रेजुटी को पेबल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं,
हम करते हैं, हम कौन है, वो भी करते हैं, बात खत्म हो गई। बाकी अब आपने जो सोचना है, अपने आप को परेशान करना है, वो करी जाए। वो नहीं करते हैं पेबल बेसिस पे एक्सपेंस पर रिकॉर्ड। बाकी आप कैश बेसिस पे करते हैं, वो आपकी चॉइस है। टैक्स बेस मींस क्या है? एसेट या लायबिलिटी की फिगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या वो ग्रेजुटी को पेबल बनाते हैं? बात खत्म हो चुकी है। क्या डिफरेंस टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। लाइबिलिटी बननी है इस पे, एसेट बनना है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बहुत तेजी से हो रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3, लीज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 1.2 मिलियन होंगे। क्या है ये? किस चीज का, किस दिन का बैलेंस है? लीज लाइब्रेरी का ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस। किस ईयर एंड पे? मैं किस दिन का ढूंढ रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर हिम्मत कर गया। क्या ये 1.2 यहाँ है इस वक्त? जो बना रहा हूँ मैं, क्या इस साल कोई लीज रेंटल की पेमेंट हुई है? लीज रेंटल की अमाउंट कितनी है? उसमें इंटरेस्ट कितना है? क्या आपको लीज रेंटल की पेमेंट की एंट्री आती है? सर जी आती है। मैं इसे सुन के देखे, मैं गलत नहीं बता रहा। लीज लायबिलिटी डेबिट 0.65 एंड कैश क्रेडिट 0.65। आपको सही लगता आती है? आप बताएं। क्या प्रिंसिपल कैलकुलेट करना गुनाहों के कामों में से है? खुदा ना खास्ता। अगर 0.65 पेमेंट है और इसमें 0.15 इंटरेस्ट है, तो क्या डबल एंट्री पूरी बोली जा सकती है? क्या सर? लीज लायबिलिटी डेबिट 0.5, इंटरेस्ट डेबिट 0.15 और कैश क्रेडिट 0.65। एनी कंफ्यूजन? क्या इस एंट्री को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी अमाउंट लीज लायबिलिटी के लेजर में आनी है? 0.65, 0.15, क्या आना है? 0.5। यानी कि फिर फर्दर एसेट अगर लीज पे आ जाए तो एंट्री पता? वही सर, वही तो मैंने पूछा, मैंने कौन सा नहीं एंट्री पूछी। क्या अगर कोई लीज एसेट फर्दर लीज पे ले लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी एंट्री पता है आपको? क्या सर? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी, क्या वो भी लीज लायबिलिटी के लेजर में आता है? आता है सर, आएगा सर। लेकिन अगला जो टेबल बना इस पॉइंट नंबर 3 के नीचे, उससे पता ये चला है, गौर से देखेंगे, कोई फर्दर एसेट लीज पे नहीं लिया। कैसे पता चला मुझे? व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स सब्जेक्टेड टू लीज? सिर्फ उनकी डेप्रिसिएशन। कोई फर्दर अगर आता तो प्लस होता, कोई गया होता डिस्पोज होता। कोई फर्दर एडिशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट ना होने की वजह से, क्या आपको पता है कि मैं लीज लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन निकालने की पोजीशन में आ गया? लेकिन अगर होता तो लिख क्या रहता, क्या एंट्री करता? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे लिख लेता और रिवर्स वर्किंग करके पहुंच जाता। लेकिन क्या ना होने की वजह से अब मैं ब्रॉड डाउन निकाल सकता हूँ? बताएंगे ब्रॉड डाउन? 1.7। सोच लें, तसल्ली से सोच लें। क्या लास्ट ईयर के एंड में फिर लीज लायबिलिटी का बैलेंस 1.7 होगा? इस 1.7 के सामने टैक्स बेस में क्या होगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने लायबिलिटी नहीं बनाई।
फिर ज्यादा लफ्ज है, गलत लफ्ज है, जिससे बात बननी नहीं। उन्होंने क्या नहीं बनाया? हाँ, वो क्यों नहीं बनाई कोई गलत बहस। उन्होंने वो अलाउ कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये नहीं किया। लेकिन डिफरेंस ऑफ परमानेंट आ जाना है। वो मार्च की मैंने जो बहस ही की थी सैटरडे को, उसका मकसद ही ये था। टैक्सेबल है डिडक्टेबल? टैक्सेबल डिडक्टेबल है, लाइबिलिटी है, जिसपे अल्टीमेटली रेफरेंस टैक्स पे एसेट बनना है। जिस पे एसेट बनना है वो डिफरेंस डिडक्टेबल। राइट ऑफ यूज एसेट की ओपनिंग जो पिछले साल की क्लोजिंग फिगर होगी वो आप बोला। मैं किस दिन वर्किंग कर रहा हूं? तो आपको कोई ब्रॉड डाउन नजर आता है 8 का? कितना? तो 2.5 को मैं क्यों कैरिंग अमाउंट के एंगल से लिखी जा रहा हूं? लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, टैक्स बेस। क्यों? तो एसेट नहीं बनाते, लीज एसेट को एसेट नहीं बनाते। डिफरेंस आने दो। कौन सा कौन सा कौन सा? अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है, जिसपे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है वो टैक्सेबल। ऑन एसेट्स में जाए, ऑन एसेट सीधे फिगर्स गिवन है अपनी 12.50, 10.2 डिफरेंस में 2.3 फाइनल कर लें। टैक्सेबल है डिडक्टेबल? टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल। बोरिंग कॉस्ट है मेरे नजदीक वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, बोरिंग कॉस्ट वाले पॉइंट में बताएं पिछले साल के एंड तक कितना कैपिटलाइज किया हुआ था। बिल्कुल सही वर्ड है आपके। ये किस साल कैपिटलाइज किया है? क्या ये इस साल कैपिटलाइज होने के बाद सीडी का हिस्सा बनेगा इस साल के एंगल से? और फिर वो डेफिनेटली ब्रॉट डाउन बनेगा, लेकिन अगले साल। मैं किस दिन की सर्च कर रहा हूँ? तो वो अमाउंट इस साल कैपिटलाइज हुई है 2.3, वो सीडी के तौर पे पिछले साल कितनी होगी? सोच ले, सोच ले, आपके सामने। हमें इंफॉर्मेशन नहीं, मैक्सिमम ये कह सकते हैं। हाँ, अगर पिछले साल भी कुछ कैपिटलाइज हुआ होता, इस साल भी कैपिटलाइज हुआ होता, तो मैं किस फिगर की तलाश कर रहा होता? इस साल तो डेफिनेटली प्लस करके अब सीडी बनाते, लेकिन पिछले साल तक जो कैपिटलाइज हुआ है वो सीडी होता मेरी 2007 की वर्किंग। तो क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में कि ये कैपिटलाइज किस साल हुआ है? 2008 में। 8 में या 8 तक? 8 में 8 तक, 8 में हुआ है, 8 में 8 तक हुआ है, लेकिन 7 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हो ही नहीं सकता। क्या ही हो सकता है पिछले साल भी कुछ कैपिटलाइजेशन हुई हो और अभी भी ऐसे कंप्लीट ना हो, पिछले साल भी बन रहा हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट नो information about capitalization up to the end of 2007. Therefore कैलकुलेटर आगे रखो। प्लीज सब सॉल्व कीजिएगा। जी, सब में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। क्या है 2.4? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, सही बताइए। मल्टीप्लाइड बाय डेट की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पिछले साल की भी। अज्यूम कि जिस साल वो है तो पिछले साल भी वही है, अगले साल हम इंशाल्लाह बैच शुरू करते हैं। पॉइंट 8 अब क्या है? ये हमारी वर्किंग के मुताबिक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। प्लीज सही सॉल्व कीजिएगा। पॉइंट 8। अब मेरे साथ एक जरा अपने पहले बात को कंप्लीट करने के लिए अपनी जरा रजिस्टर की वर्किंग ढूंढनी है। अपने रजिस्टर की वो वर्किंग जो आपने कहा था कि हमने घर से की थी। अगर मैं अपनी इस वर्किंग के मुताबिक पॉइंट 4 लिखूं, ये सही लिखा मैंने? हमें वापस आ गए 8 में। क्या फाइंड आउट करके 8 में आ गया? लास्ट ईयर क्लोजिंग फाइंड आउट करके 8 के एंगल से ब्रॉट डाउन में आ गया। अब हमने क्लोजिंग क्या फाइंड आउट किया? नहीं बेटा, हमने क्लोजिंग क्या फाइंड आउट किया?
क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं, अब ये तो ओपनिंग हो गया ना हमारा। अब हमारे लिए क्लोजिंग ऑफ 8 कितना है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लगता है भी आपने ढूंढना है, और सवाल में से ये अगला ही जरा बोर्ड पे दिखा दो। कितना है सर ये? 1.4875। व्हाट इज दिस? ओपनिंग भी हमारा कैलकुलेटेड है, क्लोजिंग भी अब हमारा कैलकुलेटेड है। एक सेकंड के लिए लेजर बैलेंस कर जरा। 0.6475 क्या है ये? हमारे लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का बैलेंस है, हमारे लिए ये बैलेंस डबल एंट्री बोले। अब थोड़ी देर पहले आपने मुझे कुछ वर्किंग्स करवाई, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी आपने एक वर्किंग करवाई थी, तो क्या ये डेफर्ड टैक्स की फिगर वही आ रही है? नंबर 1 अजी वही आ रही है सर, वही आ रही है। नंबर 2, आपने मेरे सामने एक रिकंसिलिएशन मुझे बनवाई थी, एक रिकंसिलिएशन ये बनवाई, हमारी रिकंसिलिएशन के मुताबिक ये एक्चुअल टैक्स होना चाहिए था, ये फिगर बोलते हैं मैंने जिस पर टिक लगाया, एक्चुअल टैक्स होना चाहिए था 5.775 होना चाहिए था। 15.85 मैंने लिखा है, मैं दोबारा एक्सट्रैक्ट बनाने लगा। 15.87 और 8, करंट टैक्स 5.1275, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ किस में था? वो भी क्या बताना चाह रहा हूं कि ओपनिंग में मसला था जी। अब आप फाइनल मुझे बता दें, यहाँ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लिखूं कितना? 0.645, 0.84, 1.4758, क्या लिखूं? 0.6475 को ब्रैकेट क्यों लगाऊं? एक्सपेंस कैलकुलेटर उठाए, 5.1275 and plus 0.6475, 5.775। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रिकंसाइल्ड है? क्या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी ठीक है? सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ओपनिंग ठीक नहीं था। एग्जाम में क्या करना है ये मैं एंड में बताता हूँ। आप लोगों से अब रिक्वेस्ट ये है कि आप ये सब कुछ लिख लें, मैं थोड़ा सा प्लीज कर दिए। कैसे लिखूँ मैं बता दूँ। अब आपने जब लिखना है तो आपने हेडिंग बनानी है कि ओपनिंग बैलेंस इन दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, ये हेडिंग लिखना पहले। पहले आपने ये वाली वर्किंग बनानी है, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। देन फिर आपने ये वाली वर्किंग बनानी है, सर्कल में है और उसको रिकंसिलिएशन के नाम से लिखना है। आइडियल तो यही था कि आप ये सब कुछ इंडिविजुअली दोबारा सोचते हैं, लेकिन उस पर मुझे खास उम्मीद नहीं आप लोगों से। फिर नंबर अपने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाली फिगर्स लिख लेनी है, और उसके बाद फिर आपने जो करना है वो मैं बात बताता हूँ। तो पहले 1 2 3 करके ये लिख जी। Definite expression in this question is not correct, ये एक हेडिंग से बना लें, और फिर 1 2 3 कर लिखा। जैसे रिकंसिलिएशन से हमें पता चला कि इनकरेक्ट है। और नहीं सर खुद आ गई है। कम ऑन सर, क्या हो गया? ये हमें अपने पिछले साल की वर्किंग से पता चला कि वो सही है। हमें इन सब फिगर से महसूस हुआ कि ये रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा, हम परेशान हो गए। हमने एक सेक्स बनाया नंबर 1, हम सब कुछ बना लेते ना। भी मैंने ये हेडिंग के नीचे 5 6 चीजें बनानी, 3 हुई है। हमने एक सेक्स बनाया, फिर हमने रिकंसिलिएशन बनाई,
हम हो गए परेशान। फिर हमारी परेशानी कंपाउंड हो गई। हमने जब तीसरा काम करके देखा कि ये भी रिकंसाइल नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हमने पिछले साल की वर्किंग की, फिर वहां आंसर कुछ और ही आ गया। लेकिन उस जो और ही आंसर है उसको जब हमने बेस बना के अपनी वर्किंग्स दोबारा देखी, तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग्स ठीक है और ओपनिंग ठीक नहीं। तो वो अल्टीमेटली छठे स्टेप में जाके प्रूव, मतलब मेरी बात समझ, एक हेडिंग तो मैंने लिखवा दी, लेकिन इसको प्रूव करते 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 हम वहां तक पहुंचे। तो पहले ये पता चला, फिर रिकंसाइल नहीं हुआ, फिर इनकम स्टेटमेंट एक्सेप्शन नहीं हुआ, और फिर वो हुआ, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो पहले आप नोट कर लें, फिर एक दोबारा रिवाइज कर लें। सॉरी डॉक्टर साहब, जरा बनाओ ना कुछ रीजनेबली क्लियर है। आइडियल बारह यही है कि दोबारा से घर जाके सोचना है आपने, एक कम से कम फिगर्स लिख लें ताकि इन फिगर्स की बेस पे आप रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं, बन गया एक्सरसाइज 9.735 तक। 9.753 तक पहुंच के फिर क्या करें, करें फिर रिकंसिलेशन की हेडिंग लिख लें। मैंने वो हेडिंग्स नहीं लिखी सारी। प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड टैक्स आया। फिर उसके बाद प्लेंटी की मैंने वर्किंग लिखी ऐड करके, और फिर ये एक्चुअल टैक्स आ गया जो होना चाहिए था बॉक्स के नीचे। इस क्लास में मंडे वाले दिन काफी सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो फर्स्ट टाइम नजर आते हैं, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा होना है। उनका भी यही ख्याल है कि उन्होंने भी मुझे पहली दफा देखा। ये रेसिप्रोकल, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, बहुत से हजरात के लिए मेरा ख्याल है ये भी सरप्राइजिंग न्यूज है कि ये क्या मजाक है। कि वैसे जिस तरीके से आप चंद दिन आके चंद दिन ना आगे सिलेबस कवर कर लेते हैं, ये वैसे जबरदस्त तरीका है। बहरहाल अगर मेरी बात ही किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी माजरत चाहता हूँ। डेफिनेटली हर एक बंदे की अपनी चॉइस है कि पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें कौन होता है इंटरफेयर करने वाला। नहीं, डेफिनेटली मतलब ये आपका बड़ापन है अगर आपने कोई नहीं कहा, वरना बहुत से लोगों के दिलों से कुछ अल्फाज मेरे लिए निकले हैं जो दिल में रह गए हैं ऐसे ही, मतलब उन्हें पता है कि वो माई कैसे बोली जाना, जहाँ तो उसे छोड़नी है। बहरहाल अगर किसी को बुरा लगा तो मैं बाकी शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला मुझे खामोश रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सर एक बार मौका तो दे, बाकी तो लिख लें भाई।
इट इज जस्ट मिनिमम सर जो हम क्लास में पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमसे मिनिमम में नहीं पढ़ा जाता। मैं असल में थक जाता हूँ। ये सारी नोट है सर नंबर 3 तक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त आंसर लेना एक मतलब चैलेंज बना हुआ। देन सर उसके बाद फिर आपने लिखना है नंबर 6, ये सॉरी नंबर 4 ये पहले ओपनिंग की वर्किंग कर लो। 1 मिनट पहले बात सुन लो। फिर देन नंबर 5 ये लेजर बनाए, और नंबर 6 पे ये रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स है। मींस उसे फिर हम रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स तक फाइनली पहुंच के ये प्रूव कर सके कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेफिट टेक्स्ट की वर्किंग में कोई गलती नहीं है। आज से ऑनवर्ड्स मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने वो ना किया तो बहस जाया होती तो पहली जा रही है, कंप्लीट जा रहा है। और अगर आप डेली करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा ख्याल है कि 80% 90% कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। डेफिनेटली फिगर्स, क्वेश्चन की फिगर्स हैं, लिखा तरीके डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन अब ये बात नहीं है कि हमें डेफिनेट टेक्स्ट का पता नहीं, करंट टेक्स्ट का पता नहीं। अब सिर्फ क्या रह गया कि जो क्वेश्चंस घर के लिए दूं वो आप करें, ताकि मुझे भी कोई मुश्किल क्वेश्चंस के लिए क्लास में टाइम मिलता रहे। वरना अगर मेरे सिर्फ वही करेंगे जो क्लास में हो रहा है, उसका फायदा इसलिए नहीं क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजें रिवाइज नहीं रखेंगे जहन में, अगली चीजों की समझ नहीं है। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप घंटा निकाल लेंगे? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया हूं नेक लोगों से। या अल्लाह मुझे बदल दे मानो। इस पे भी आमीन तो बनता है यार, मेरे लिए तो कम है, मुझे भी बदल दे मानो। मेरे में भी ये गट्स आ जाए कि यार क्यों नहीं, घर जाके पढ़ना क्यों नहीं है। बच्चों पे क्रिटिसाइज करना ना बस मेरा काम है। मुझे सवाए क्रिटिसिज्म के आता है कुछ नहीं। क्यों सवाल? कोई पॉजिटिव बात कभी नहीं की मैंने। हर वक्त मायूसी, हर वक्त पढ़ो पढ़ो, ये अजीब बात है। तो जिंदगी में और कुछ नहीं है, हर वक्त मायूसी। मेरी दुआ की करें यार, अल्लाह मुझे भी कोई आप जैसा हंसता मुस्कुराता रखे। मतलब क्या हो, मेरी दुआ भी नहीं हो सकती है? लेकिन जितने मर्जी ताल्लुकात खराब हो, लेकिन यार मतलब हक में मेरे दुआ तो हो सकती है। मतलब आप जो समझते हैं कि जो जो मेरे में कोताही है, उसके लिए मेरे लिए दुआ तो कर सकते हैं। अब उसकी लिस्ट इतनी लंबी है, तो इसका मतलब 24 घंटे में दुआएं मेरे लिए होगी। ठीक है माय डियर, हमेशा ये जहन में रखा करें, आपके जहन में ख्वाब है, वो है क्या ख्वाब है? भूल जाते हैं आप, टेम्परेरी चीजें इधर उधर देख के आप अपने मिशन को भूल जाते हैं। आप में से बहुत से लोग अपने घरों से, दूसरे शहरों से घरों को छोड़ के यहाँ तक आए हैं। क्या ये करने आए हैं जो कर रहे हैं आप? ठंडे दिल से सोचो। नहीं, अगर तो ये कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं कौन होता कुछ कहना। क्या आप जो यहाँ आके कर रहे हैं डैडी के पैसों के साथ, आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, मे बी नॉट, मैं कैसे कर सकता, ये तो आपको पता सकता। तो जब भी कभी पढ़ाई को दिल ना करे, डैडी जहन में लाया करें। डैडी बेचारे सारा दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं। हम हर महीने के शुरू में इंतजार शुरू कर देते हैं कि अब फिर आएंगे, और हम क्या करेंगे उनके साथ? क्या जस्टिफाइड है जो हो रहा है? देखिए सर, अगर आप नहीं लिखेंगे मैं भूल ही जाऊंगा सर।
मान कर ही जाऊंगा, फिर कौन सा छोड़ दें अगर हमने लिख लिया। जैसे मतलब पिछले लेक्चर कवर है आपको सारे। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे जो इस डिस्कशन में बातें हुई है वो क्लियर है। मैंने ये सेंटेंस नहीं बोला कि ओपनिंग बैलेंस आपने क्वेश्चन में अगर हो तो चेक करना, मैंने नहीं बोला। मैंने क्या बोला है कि आपने कभी चेक नहीं करना। अगर वो गिवन है और कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो गलत है, तो आपने उसे हक समझना है, सच समझना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनर के हवाले करके आ जाना। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में ये बैठ के नहीं कह सकते हमारी वर्किंग ठीक है और एग्जामिनर की वर्किंग अलग, हम ये नहीं कर सकते। मैंने ये बहस इसलिए की है कि अगर कभी किसी सवाल में ओपनिंग ना हो तो ओपनिंग कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ओपनिंग है हम यकीन करेंगे ये सही है, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन की गलत, एग्जामिनर खुद ही कह रही रॉन्ग में कैलकुलेटेड, तो हम डेफिनेटली सही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो सवाल में नहीं है, हम 0.55 के बेस पे वर्किंग कर देंगे, उसके मुताबिक जो आंसर्स आ रहे हैं बस बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के आउटपुट देंगे। लेकिन अगर कभी ओपनिंग ना हो तो सिंपली क्या सोचना है कि हम पिछले साल के एंड में खड़े हैं और ये वर्किंग की जा सकती है। ये शायद हमने किया भी है, अगर आप एक नजर देखना चाहें क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन वो जरा मासूम सा सवाल था उस जमाने में। गैलेक्सी लिमिटेड अगर आप देखें तो हमने पहले की ही 2009 की वर्किंग शायद, और 9 की भी की। वर्किंग नंबर 2-3 देखें रजिस्टर्ड वर्किंग नंबर 2-3, क्वेश्चन नंबर 1 मासूम सा एक सवाल, यहाँ से हमने गेम शुरू की थी। मिली किसी को? 2 वर्किंग्स की हैं पहले, किस साल की बल्कि की है, फिर किस साल की है, ये भी क्लियर रखना था। अगर ओपनिंग ना हो तो पहले पिछले साल की करनी है, फिर अगले साल की शुरू करनी है। अगर ब्रॉड डाउन नहीं हो तो वो भी की है हमने। करने का तरीका सिंपली क्या है कि जिस डेट पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस डेट को जहन में रख के उस दिन की बैलेंस शीट बनाते हुए कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस की तलाश की जा सकती है। आई होप फाइनली की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इट डिजर्व्स कि इसे रिवाइज किया जाए। मेरे ख्याल इसमें सब कुछ वो आ गया है जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा। ये सर जी देखिए, अब जरा बात बात क्या है, उसमें जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक ये गलत नहीं है, उसे नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये काफी पुराना सवाल है, गलती होगी, एग्जामिनर इंसान है। सर वो एंड अगर करते आपने रिकंसाइल भी करे आगे वो ना मैच हो, एग्जामिनर को पकड़ाया, ये बाद में एग्जामिनर ने आराम से गलती से लाइन लिखी कि टाइपिंग एरर हो गया, तो उस वक्त अगर हम इस चक्कर में पड़ गए कि हम जरा मैच करें तो हमारे कई सवाल हैं। हमने क्या जूम करना है प्लीज? क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिनट वापस आइएगा हॉबिट। हॉबिट का आंसर निकाल। बेटा वह जब आप टाइम पे पढ़ाएंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। अब्दुल समद साहब, ये तो टाइम पे आना जरूरी है माय डियर इन चीजों के लिए, बल्कि घर से काम करना भी जरूरी है। अब ये कह दीजिएगा मैंने तो 100% किया हुआ है। एक कैलकुलेशन होनी थी सर, 16.5 वही है जिसका नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट है सवाल में। तो सर सवाल पूछा गया 16.5 कहाँ से आ गया है? ये वहीं से आया है जहां से आना था इसने। क्वेश्चन साइलेंट है, इसे साइलेंट ही रहने दें आज। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑडिट जैसे उन्हें परमानेंट डिफरेंस है। प्रॉफिट निकालिए सर, प्रॉफिट प्रॉफिट का आंसर। हॉबिट के आंसर में हमने 3-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, जरा ढूंढने जरा कंडी क्या क्या पढ़ा है, मैं बोलता हूँ ढूंढे। हमने सबसे पहले मेरा ख्याल है कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पढ़ी है हॉबिट में 1-2 करके, एक्स्ट्रा चीजें। उसके बाद फिर मैंने क्या आपको बताया, एक नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस का रूल बताया बताया सर, और फिर वहीं से टैक्स रेट की रिकंसिलिएशन की भी गेम हुई, और वही एक गेम और अगर अब होना मुश्किल है
अगर जगह वहां नहीं है तो एक काम और करें, पहले इसका करें, डाटा वहीं से यूज कर लेंगे, जरा डाटा सही है वो। आप कैलकुलेटर उठाएंगे और करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखिए। करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखिए। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्या देख रहे हैं इस वक्त हम? करंट टैक्स की वर्किंग कहां से देख रहे हैं? अपने रजिस्टर में देख रहे हैं, और कहां देखना है हमने? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना हो, फुल कंसंट्रेट, क्वेश्चन में कोई डेटा भी ना हो, मतलब कोई इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन भी ना हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट ही ना हो सकता हो ना कैलकुलेट हो सकता हो, गौर से देखिए करंट टैक्स की वर्किंग। बताएं टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लेंगे आप? देखिए जरा गौर से देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो सेल दे दे, कॉस्ट ऑफ सेल दे दे, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो हो जाएगा। ना प्रॉफिट बताएं, ना इनकम स्टेटमेंट का डाटा दें, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट। अगर ना हो सके तो हम करंट टैक्स नहीं निकाल सकते। आप देख रहे हैं, ठंडे दिल से देखिए, हम 497 तक, 491 तक पहुंचे कैसे? देख ले, तसल्ली से देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडलेस हुआ ना। लेकिन सर जी, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना भी हो और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस भी ना हो, इस बात को जब सुन रहे हैं आप, तो आप इस तरह करें, एक सेकंड के लिए जरा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाले पॉइंट्स का सामने रखें। लेकिन काइंडली वापस आना फिर जब मैं कहूंगा। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाले जो 2 पॉइंट्स, वहां मैंने क्या लिखवाया था आपको कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स है और वो टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है या कम, तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करते। अब इसको जरा सेंटेंस को जहन में रख के जरा वापस आए करंट टैक्स की वर्किंग। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ना हो तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंसेस पता हो कि एड लेस क्या होना है और प्रॉफिट्स ना भी हो, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी ना हो, क्या क्या ना हो, मैंने 3-4 चीजें बोलने की कोशिश की है। अकाउंटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट भी नहीं है, कैरिंग अमाउंट भी नहीं है, टैक्स बेस भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस। बोर्ड में देखा था, ट्राइंग माय लेवल, बस के सिर्फ डिफरेंसेस पता, सिर्फ डिफरेंसेस पता। अपनी तरह करंट टैक्स की वर्किंग देखें, यही था डिफरेंसेस, यही थे डिफरेंसेस। इनमें परमानेंट डिफरेंसेस कौन से ढूंढ के, तो आपको फिगर्स याद है, बस नंबर 3 की बात हो रही है। ये 30,000 और 9,000, इन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स है। अच्छा, एक चीज दोबारा देख लो तसल्ली से, आज हम अब नहीं काम करने की पोजीशन में नहीं रहे। अगर आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है और सिर्फ डिफरेंसेस है, तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट तक आ जाएंगे। पहले तसल्ली से ये बात फाइनल कर, डिफरेंसेस है लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट तक नहीं, हम यहां तक तो आ जाएंगे कि इन डिफरेंसेस में कितना का फर्क है अकाउंटिंग और टैक्स के प्रॉफिट्स में। बस इन कैलकुलेटर रखोगे, एक सेकंड के लिए सिर्फ इन डिफरेंसेस को एडजस्ट करेंगे, और इस वक्त परमानेंट को एक सेकंड आने के बीच में प्लस माइनस करना है, जो जिस तरह लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, सही बताया आप लोगों ने। -17,000 ही बनेगा। अब अपनी करंट टैक्स की वर्किंग देखें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स? क्या वाकई उनमें नेट करके 17,000 नेगेटिव डिफरेंस है? क्या चीज 17,000 कम है टैक्सेबल प्रॉफिट? तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। क्या इसका मतलब ये है
कि 5,08,000 में से नेट करके 17,000 लेस होना है। तो हम यहां तक तो पहुंच जाएंगे कि 17,000 रुपए से टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे, लेकिन हम यहां तक नहीं पहुंच सकेंगे कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं कितने। वो कब पहुंच सकेंगे? अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। हम यहां तक तो पहुंच जाएंगे कि टैक्सेबल प्रॉफिट 17,000 रुपए कम है, लेकिन वो एक्चुअली कितने हैं? अगर हम यहां तक पहुंचना चाह रहे हैं तो वी नीड अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये समझ आ रही मेरी बात? लेकिन ये जो आपने कैलकुलेशन की है 17,000, मुझे आपने ये बताना है कि ये जो 17,000 आपने लिया है, इसमें इस डिफरेंस में टेम्परेरी और परमानेंट दोनों है। वो क्यों? क्योंकि आपने 30,000 भी बीच में कंसिडर किया है और 9,000 भी कंसिडर किया है। अगर इन दो को कंसिडर ना करें तो कैलकुलेटर दोबारा उठा लें, एडजस्टमेंट प्लस माइनस करूंगा। नहीं, अभी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ही असल गेम। 4,000 पहले मेरा ख्याल पॉजिटिव ही आ रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस का इफेक्ट है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्पररी डिफरेंसेस का इफेक्ट, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। ये सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस है। और आप जरा अपनी देखिए इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाली वर्किंग, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाली वर्किंग जिसमें डेफर्ड टैक्स आया था, ये वही 4,000। तो अगर अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स ना भी हो तो हम टेम्पररी डिफरेंसेस तक फिर भी पहुंच सकते हैं। अगर टेम्पररी डिफरेंसेस तक पहुंच गए तो डेफर्ड टैक्स तक फिर भी पहुंच सकते हैं। करंट टैक्स तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत है? ना ना ना, इस तरह जल्दबाजी नहीं, आराम से देखें करंट टैक्स की वर्किंग देखें। करंट टैक्स की वर्किंग करने के लिए हमें डिफरेंसेस नहीं, प्रॉफिट का पता होना चाहिए। रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट से, नॉट द डिफरेंसेस। लेकिन डेफर्ड टैक्स किससे मल्टीप्लाई होता है? डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? डिफरेंसेस से ही रेट मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हम फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स, फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स इन डिफरेंसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं? सही कर सकते हैं सर, लेकिन अगर अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। 4,000 आपके पास है, रेट से मल्टीप्लाई करें 30% रेट था इस बार, फिगर तो आ गई है। लेकिन ये बताएं अब ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट आ रही है या क्रेडिट अमाउंट आ रही है? नहीं, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, वो तो था, वो तो था, वो तो पता था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मोर होंगे या लेस होंगे। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट तो है ही नहीं। अभी भी पता है, 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 लेकिन आराम से। इस वक्त क्या नहीं है? अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है, डिफरेंसेस है। हाँ, क्या हमें ये पता है कि एड बैक्स ज्यादा है या कम है? ये जरा, ये इस एंगल से फाइनल करें। क्या ये 4,000, कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, क्या इस 4,000 ने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में ऐड होना है? कंसंट्रेट करते फुल आज देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी लगता है। इस 4,000 ने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में ऐड होना है। तो क्या पहले वो कंपैरेटिवली लेस होंगे टैक्सेबल प्रॉफिट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा शुरू करते हैं। लेट्स से 1 लाख रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट, हमें नहीं पता इस 4,000 में उसमें क्या होगा। और क्या आपको पता टैक्सेबल प्रॉफिट वाला आंसर 1,04,000 होगा। और क्या इसका मतलब, अगर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं भी पता तो हम विजुलाइज करके सोच सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट वाली सिचुएशन है ये।
जीरो करें कैलकुलेटर में, मतलब बात समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं इस फैसला कर रहा हूँ, आपके बिहार पे कर रहा हूँ, अपने जहन में सबको डिलीट कर दो, एक मिनट के लिए आंखें बंद करें, यूं करके 2-3 झटके लगे, कैलकुलेटर में जीरो कर दो, दोबारा जल्दी से प्लस माइनस करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्या है? नहीं ये ठीक है, डिफरेंस है, लेकिन अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ एड बैक्स ज्यादा होने की वजह से आया है? वो क्यों? 5,000 ऐड होना है, 35,000 ऐड होना है, 40,000 ये हो गए, और आप बताएं लेस कितना होना है? 35,000, इसका मतलब 40,000 ऐड ज्यादा होना है, ये एड बैक्स आर मोर सिचुएशन, लेकिन एड बैक्स आर मोर सिचुएशन अगर होगी तो क्या सोच ले तसल्ली से, टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा नहीं होंगे? जितने भी अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, लाख कह लें, 5 लाख कह लें, 10,000 कह लें, ये 4,000 ऐड होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट, इट मींस इस केस में सोचा जाए तो सिनेरियो 2 हो जाना है, अपना पिछला सिनेरियो देखें, मतलब एक तो सिंपल है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाए, लेस मोर देन हो जाए, लेकिन अगर डिफरेंसेस मिल जाए टेम्पररी तो नंबर 2 सिचुएशन नहीं बनती, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर, तो यार ये तो एडबैक्स ज्यादा है, एडबैक्स ज्यादा होने से क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट किससे ज्यादा होगा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस देन वाली सिचुएशन बन रही है। तो क्या इस 4,000 को जब आपने रेट से मल्टीप्लाई किया है तो वो 1,200 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का क्रेडिट आंसर आया है या डेबिट आंसर आया है? और डेबिट आया है, और डेबिट आया है यार, क्यों डेबिट आया? एक दफा आहिस्ता आहिस्ता पूरा बोल देना, आहिस्ता आहिस्ता, एडवैक्स ज्यादा है, एडवैक्स ज्यादा है, जिससे क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, तो विच मींस अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट फिगर है। अब टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं लिखवा दूं, लिखा हुआ दिखाता हूँ, अभी कहाँ है, छोड़ दें इसे। अब इससे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, और क्वेश्चन नंबर 2 में अपनी करंट टैक्स की वर्किंग खोल रहे हैं। अब असल तो चैलेंज ये है, कहाँ क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ करंट टैक्स की वर्किंग, तो किताब में हुई होगी, हुई होनी चाहिए, किसी के सामने करंट टैक्स की वर्किंग आई हो, सर बोर्ड पे ले आए, सर बोर्ड पे ला दें, सर दिखा दें, नजर नहीं आ रहा, सर प्लीज दिखा दें, ये सर कौन है? सरासर जी, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये ना अप्लाई करेंगे सॉरी एक सेकंड के लिए अपने करंट टैक्स की वर्किंग में, उसमें एक परमानेंट डिफरेंस है, करेंगे बिस्मिल्लाह। फाइन्स पेनल्टी के अलावा परमानेंट डिफरेंस नहीं है, डिफरेंसेस प्लस माइनस करें, माइनस 1.85, अगली गेम चलाएगा खुद से, थोड़ा सोच के, सोचे सोचे, इसको रेट से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट, ये उससे मैच होती है पहले, ये देखने पहले उसमें कैसे मैच होता है, थोड़ी देर पहले आपने लिखी मेरे साथ, 0.6475 मैच होता है, ये ऑनलाइन से इसकी बहुत पूरे पार्टिसिपेशन है यार। ये असल लीज एसेट भी परमानेंट है, ओके सॉरी वर्ड्स है, इनएडमिसिबल है, क्या मैं इसमें ये बहस कर रहा हूँ कि इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल आ गया, सर इसको इग्नोर करने,
जी 0.7 के अलावा कोई इनडिविजिबल तो नहीं हो गया। जी सर जी, कितना आंसर आता है इसको इग्नोर करते? माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है 85 आ रहा है शायद, इंटू रेट लगा 35% रेट है सवाल 0.6475। क्या है ये फाइनल एंड? डिफरेंसेस एडबैक्स ज्यादा है या एडबैक्स कम है? एडबैक्स कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा होने से डेबिट टैक्स एक्सपेंस की फिगर आई है डेबिट। कभी कुछ बोलता हूँ कभी कुछ। एक सेकंड अपने पास वैसे इस तरह ये सेंटेंसेस लिखे जरा दो मेरे ख्याल ये पढ़े पढ़े ना अपने हॉबिट वाले आंसर जहां भी आपके पास स्पेस है। another way another way to calculate deferred tax. Another way to calculate deferred tax, even if profits and carrying amount and tax base, even if the profits and carrying amounts and tax bases are not available. नहीं मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कर आई होप आप लिख रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड पे देख रहे हैं। even if the carrying amount even if से पहले था profits and carrying amounts and tax bases are not available, मतलब ये even if से आगे मैंने क्या क्या लिखवाया, क्यों लिखवाया are not available है। इसके आगे जो मैंने लिखवाया है वो मैंने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बहस भी खत्म कर दी है, प्रॉफिट्स नहीं है, और बैलेंस शीट अप्रोच से भी बहस खत्म कर दी, मतलब ना किस अप्रोच से ना किस अप्रोच से। लेकिन इवन देन बल्कि सॉरी वर्ड्स में एक और वर्ड होना चाहिए, क्या लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट पे? डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर लगाया, क्लोजिंग नहीं आएगा यहाँ से। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर if profits and carrying amounts and tax bases are not available. You understand? ठीक है? हेडिंग लिख लीजिए सर। सेंटेंस लिखने का टाइम खत्म हो रहा है, कहीं वो बीच में ना बात रहे, आप इस तरह करें पेज नंबर 101 निकाल दें ये, लेकिन आप अपने काइंडली अपने हाथ से अपने रजिस्टर पर जरूर लिखना है। मैं लिखवाना चाह रहा था लेकिन पेज नंबर 101 के एंड पे ही लास्ट में हेडिंग बनी है, बिल्कुल एंड में जाके another way to calculate पेज नंबर 33 में ऑफ द चैप्टर और पेज नंबर 101 मिल गया। ये जरा पढ़िए, ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ है और पॉइंट नंबर 2 अगले पेज पे। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल रहा है कुछ? तसल्ली से देख रहे हैं, मेरे किसी वर्ड में समझ ना आ रहा। ये मैं लिखा है ब्रैकेट में क्लिक ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, इसका मतलब एक्सपेंस क्रेडिट मिलेगा। ये ठीक है सेंटेंस? मतलब इसमें फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो, फर्दर वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं, फर्दर को वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। जी दूसरा पढ़े अगले पेज पर। ये इन दो पॉइंट्स की बड़ा बात हो रही है, तो अगर कैंडी किसी के पास नोट्स अवेलेबल है तो पेज नंबर 32 है नोट्स का एंड पे। लेकिन ये दो कैंडी बेटा सेंटेंस आए हैं, वैसे क्या क्लियर है बात क्या हो रही है? इन दो पॉइंट्स को खुद से भी एक दफा लिख लीजिएगा। क्या ये सिर्फ हॉबिट पे अप्लाई होगा? क्या आज के बाद आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बैलेंस शीट अप्रोच से भी करेंगे
इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी करेंगे और ऑल्टरनेट वे से भी करेंगे? नहीं, आप हमेशा बैलेंस शीट अप्रोच से करेंगे। इनको कब कब करेंगे? जब मैं बताऊंगा तब करेंगे। घर के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढना है आपने, और वो प्लीज होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा कंडी ढूंढेंगे। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 8। बड़े आराम से इसने हो जाना, तो प्लीज सॉल्व करके आना। कर लेंगे? कर लेंगे? कर लेंगे सर। जो हजरात बोल रहे हैं वही ऊंचा बोल दें, आपकी तरफ से हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। जी क्वेश्चन नंबर 8 सर, एवरीबॉडी हैज क्वेश्चन नंबर 8। अल्लाह हाफिज। पेज सर जी मिल जाएगा उसने, ऐसा भी इतने मासूम ना बने यार, हर चीज पढ़ाई कि मैं हर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मींस क्वेश्चन नंबर 8। अल्लाह हाफिज।